तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आगे चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। इसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी, वो कंटिन्यू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसे ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जलाने के बारे में बात करें तो जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ रिएक्शन करेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स की ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए इसमें प्रोडक्ट्स हमेशा क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, ये एक आपके लिए हिंट हो जाएगा। अगर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन है। कंबशन मींस बर्निंग ऑफ कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब बर्निंग किसकी प्रेजेंस में हो? एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को जला रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया, बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप मीथेन CH4 को O2 से जलाते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर H भी था तो यहाँ वाटर भी बन गया। यहाँ पर वाटर क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, ओनली कार्बन था। ठीक है, अदरवाइज सब में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट यही बनेगा। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी कंबशन रिएक्शन, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो इसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कैसे पहचानोगे कि कंबशन कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। अब यहाँ पर ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। सैचुरेटेड कौन से होते हैं बच्चे? सिंगल बॉन्डेड, हमने पहले भी पढ़ा था। सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड होते हैं आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं ब्लू कलर की फ्लेम्स के साथ। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, आपने देखा होगा घर पे जो चूल्हा जलता है तो उसमें लाइट कैसी आती है, मतलब कलर कैसा आता है? ब्लू कलर की फ्लेम आती है। ठीक है, और जब आप लकड़ी जलाते हो तब तब कैसी फ्लेम आती है? तब वो आती है आपकी येलो कलर की फ्लेम। अब इस फ्लेम का फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों फ्लेम्स में? तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है ना, उसमें हीट ज्यादा होती है लाइट से। वहां पर आपको हीट ज्यादा मिलेगी। तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? हीट ज्यादा चाहिए और लाइट कम चाहिए। वहां कोई रोशनी थोड़ी करनी है रसोई में। तो यहाँ पर क्या है, किचन में जो हम यूज करते हैं दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव मोर हीट देन लाइट, सो देयर फ्लेम इज ब्लू इन कलर। ओके, gives clean flame but in presence of limited oxygen। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलने के लिए ना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं? लिमिटेड ऑक्सीजन में, या फिर ऑक्सीजन ना भी हो तब भी ये जल जाते हैं और ये ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। ऑक्सीजन इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन गिव स्मोकी फ्लेम, गिव्स ये क्लीन फ्लेम देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा क्लीन फ्लेम आती है। ओके, अब पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या? दे गिव स्मोकी फ्लेम। जब भी आप लकड़ी जलाओगे तो बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है, तो ये स्मोकी फ्लेम देते हैं। नेक्स्ट, अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज सूट। अब ये सूट क्या है? कार्बन को जलाने के बाद जो चूरा रह जाता है, जो राख रह जाती है। दिवाली पे आप लोगों ने काजल बनाया होगा, वो जो काजल का पाउडर होता है ना, दैट इज कार्बन, दैट इज सूट। पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज अ फाइन पाउडर ऑफ कार्बन। ओके, तो ये था हमारा फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स की ब्लू फ्लेम क्या है, येलो फ्लेम क्या है। येलो फ्लेम में बच्चे लाइट, रोशनी ज्यादा होती है हीट से, उसमें इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं होती जितना उसके अंदर क्या होता है, लाइट होती है। आप दिया जलाओ, आप मोमबत्ती जलाओ, कैंडल जलाते हैं ना, तो उसमें रोशनी आती है, उसमें इतनी हीट नहीं होती जितनी उसके अंदर लाइट होती है, एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। ओके, ब्लू फ्लेम। चलिए, तो सेकेंड टाइप के रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन किस में होती है? देखो,
एडिशन रिएक्शन ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड के लिए होती है, क्योंकि अनसैचुरेटेड में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड पहले ही 4 है तो उसमें क्या ही ऐड करोगे। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड को हटाने के लिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हटाने के लिए कंपाउंड को ऐड किया जाता है यहाँ पर एलिमेंट्स में, ठीक है, एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर देखो ये है आपका एक कंपाउंड दैट इज इथेन, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों ही डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहाँ पर आपने रिएक्शन कराई और आपने इसमें H2 ऐड करा, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और ये एक डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंपाउंड बना लिया ये, दैट इज CH3 और CH3। आई बात समझ में। यहाँ पर आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। तो आप क्या कह सकते हो कि मैं इस रिएक्शन को कैसे भी यूज कर सकती हूँ, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में भी मैं इस रिएक्शन को यूज कर सकती हूँ, लेकिन हर चीज का कोई कंडीशन होती है, यहाँ पर भी ये करने के लिए कंडीशन है। अगर आपने ये काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कैटलिस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा। ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो होते हैं वो सब्सटेंसेस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस फास्टर, जो रेट बदल दें, यानी कि रेट का मतलब वो वाला रेट नहीं, टाइम बदल दें, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दे, जो केमिकल रिएक्शन है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, उसके लिए हम क्या देते हैं, कैटलिस्ट। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हो आप, निकल भी यूज कर सकते हो, पैलेडियम भी यूज कर सकते हो, आई बात समझ में, और प्लैटिनम भी यूज कर सकते हो। ये आप कैटलिस्ट यूज करके क्या कर सकते हो, इस एडिशन रिएक्शन को अंजाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये काम आती है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के लिए, इसीलिए ये केवल किसके लिए है, ओनली फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। देखो द हाइड्रोजिनेशन, इस रिएक्शन का दूसरा नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, आप इसको हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो। द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड, देख रहे हो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी थी तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करा दिए, इसी रिएक्शन को क्या बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज एडेड टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, किसी की भी प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करा सकते हो, दीज आर कैटलिस्ट। इनके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन को फास्ट भी करते हैं और इसको काम भी कराते हैं, ओके। चलिए तो अगली रिएक्शन पर आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बार रिएक्शन करी ट्रिपल बॉन्ड से, एक बार हाइड्रोजन ऐड करके डबल बॉन्ड बना, अब इस डबल बॉन्ड में फिर से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, फाइनली सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर। चलिए इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी एप्लीकेशन आती है पेपर में, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी यानी कि डालडा घी जो हम खाते हैं, मतलब देसी घी खाते हो भाई आप, फिर भी वनस्पति घी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। वनस्पति घी इज सैचुरेटेड फैट, दिस इज अनसैचुरेटेड फैट, ओके। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। चलो अब है थर्ड आपकी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब जिसमें आप किसी भी चीज की जगह लेते हैं, किसी को किसी से रिप्लेस करते हैं, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही करेंगे, यहाँ पर आप चेंज करेंगे, किसी एक को रिप्लेस करेंगे बाय हेलोजेंस, ओके। द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अ डिफरेंट एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी अदर एटम को किसी और एटम से, ठीक है। पहला इन एल्केन्स हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड। अब एल्केन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सारे में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीथेन है दैट इज CH4
यहाँ पर सॉरी CH4, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको करेंगे क्लोरीन गैस और सनलाइट की प्रेजेंस, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, क्लोरीन डाला तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन ऐड कर जाएगा इसके साथ, यहां से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा H और यहाँ पर एक Cl लग जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ देखना क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर Cl ने ले ली, तो यहाँ से क्या निकला, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहाँ से एक Cl बच गया, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, HCl एसिड बना लिया। ओके, तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। सिमिलरली ये रिएक्शन एक बार होनी शुरू होती है तो ये जब तक पूरा कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं कर देती, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती चली जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पहले CH3Cl बना, अब इसमें भी ऐड हो गया, अब ये बन गया, फिर इसमें भी ऐड हो गया, फिर ये बन गया, फिर इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो गया और लास्ट में देख रहे हो सारे के सारे हाइड्रोजन हटाकर क्या बना दिया, CCl4, सारे के सारे अब Cl लग गए, Cl Cl और Cl। आ गई बात समझ में, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ने अपनी जगह बना ली और यहाँ पे सब जगह HCl 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 रिलीज कर दिया। क्वांटिटी का फर्क आएगा, किसी में 2 मॉलिक्यूल, किसी में 3 मॉलिक्यूल, किसी में सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, बट कंडीशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरीन ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। देखो यहाँ पर क्या है, एक्सेस में क्लोरीन ले लिया इन्होंने, ये रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन बंद ही नहीं होगी। अब सनलाइट की प्रेजेंस, यूवी ले, या तो यूवी लिखो, यूवी लाइट, या फिर सनलाइट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ, इसने क्या बनाया, ये वाले कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। तुम आके किडनैप विडनैप नहीं करना भाई, इसलिए नहीं पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है। यहाँ पर CCl4, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसको पाइरीन भी कहा जाता है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज की चीजें हैं, एज सच पूछा नहीं जा रहा पेपर में, बट फिर भी आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बनाने के लिए भी आ सकता है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमें क्या कराना है, इसके अंदर ऐड कराना है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है। यहाँ पर हमने इथेनॉल्स पढ़े थे, एल्कोहल्स जिसमें OH सिंबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चे, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। अब इथेनॉल में ऑक्सीडेशन कराओ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास कार्बन है और OH है, ठीक। अब यहाँ पर और इसमें क्या फर्क होगा, इथेनोइक एसिड, इसका क्या होता है आपके पास, COOH, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दैट इज C डबल बॉन्ड O और OH, बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और OH, COOH भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराना है, अब किसी भी चीज में कुछ ऐड करवाना हो, कुछ अभी एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा, तो वहां पर हमें क्या देना पड़ा, कैटलिस्ट देना पड़ा, तो कुछ ना कुछ तो मांगेगा ये भी। तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी आप एल्कोहल्स को कन्वर्ट करना चाहो किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे तो इस चैप्टर में आपने सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्कोहल अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पर आप देते हो क्या बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे एल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट भी इसको कहा जाता है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट दे दो, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दे दो, ठीक है, K2Cr2O7, ये एसिडिक फॉर्म में है और ये एल्केलाइन फॉर्म में है, ये याद रखना। साथ में इनको कर दो हीट, तो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि ओइक एसिड में, ठीक है। इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आपको आएगा, एक कंपाउंड है X जिसका फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट करना है जिसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि COOH। तो उसका फॉर्मूला बताओ, उसको कैसे करोगे, उसकी कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर इन दोनों ने किसकी तरह बिहेव किया,
where KMnO4 or K2Cr24 O7 acts as an oxidizing एजेंट। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना। ओके, तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ये इसका नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। ये लगता है आपका एसिडिफाइड, एसिडिक कंडीशन, और ये लगता है आपका एल्कलाइन, बेसिक कंडीशन में। ओके, ये याद रखना। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बाद में पढ़ाते हैं, पहले हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल्स, इथेनॉल पढ़ाएंगे पहले। ठीक है, पहले पढ़ते हैं इथेनॉल के बारे में। ये इथेनॉल क्या है? इट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इसमें कुछ चीजें लर्न भी करके रखनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल दिखता कैसे है, इसको पहचानते कैसे हैं, क्या है इथेनॉल, पढ़ते हैं। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। एक लिक्विड है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, बर्निंग टेस्ट एंड प्लीजेंट स्मेल, जब इसको पिया जाएगा। अब एल्कोहल, एल्कोहल भाई शराब कैसी है? भाई पी नहीं है कभी, तुमने पी हो तो तुम बता सकते हो, लेकिन जिन्होंने पिया मैंने उनसे पूछा तो वो बताते हैं कि कैसा है भाई। बर्निंग टेस्ट है इसका, जलन महसूस होती है। जलन जब उसको पीते हैं तभी कहते हैं नीट नहीं पीनी चाहिए, नीट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, प्योर अल्कोहल तो कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं हम। जो अल्कोहल है बियर की फॉर्म में, चाहे वाइन की फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ही लेस परसेंटेज होता है अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल को आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें बर्निंग टेस्ट होता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। बेशक आपको बदबू आती हो ना, है ना, ढूंढ के ही बता देते भाई पी रखी है इनने तो। ठीक, बर्निंग टेस्ट है, प्लीजेंट स्मेल है। इट इज कलरलेस, कैसा होता है ये? इसका कोई कलर नहीं होता। सॉल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, भाई चाहे कोई इतने से पानी में पियो, चाहे कोई इतने पानी में पियो, चाहे नीट पियो, कैसे भी पी सकते हो। पीनी नहीं है, डेंजरस डेंजरस। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्यूबल होता है किसी भी प्रोपोर्शन में, चाहे ज्यादा में डालो कम में डालो, ये किसी भी प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, ये किसी भी चीज में मिक्स हो जाता है, जैसे कि चाहे कोल्ड ड्रिंक में पी लो, चाहे पानी में पी लो। ओके, चाहे जूस में मिला के किसी के साथ प्रैंक कर दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स का मतलब केवल शराब नहीं होती है, तो आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए इसकी पहली रिएक्शन पढ़ते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली ना, कैसा है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बर्निंग टेस्ट है, स्मेल अच्छी है, कलरलेस है, एनी प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है, तो गुड सॉल्वेंट है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े इथेनॉल की, तो रिएक्शन विद सोडियम। अब इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। कैसे पहचाना बच्चों? OH का मतलब अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल का सिंबल इज ओल। यहाँ पर दो कार्बन के लिए क्या लगता है? इथ, तो इथेन के लिए इथेन, ई नहीं लिखते तो क्या बन गया? इथेनॉल। तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला C2H5OH। अब इस C2 को आप कैसे भी लिख सकते हो, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पर बना भी हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। CH3, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया CH3, तो इसको क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 और साथ में आपका OH। तो इस फॉर्म में लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। इसको भी एक्सपैंड इसी से कर सकते हो आप। ठीक है, और इसको आप कॉम्पैक्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Na ऐड करना है। आपको पता है OH एक नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड, और सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो इसको रिप्लेस करके इसको यहाँ पर लगाना है एक हाइड्रोजन की जगह। देखो ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह मुझे यहाँ पर सोडियम ऐड करना है। ये सोडियम जाकर इसकी पोजीशन ले लेगा और ये बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैसेस कभी भी अकेली नहीं रहती, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये Na, इसकी जगह यहाँ पर Na ऐड हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। तो ये क्या बना लेगा? सोडियम इथॉक्साइड बना लेगा। यहाँ पर H की जगह Na ऐड हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसको हीट कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कंबशन हो जाएगा। कंबशन में क्या होगा, CO2 H2O और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, आग लगा सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, अल्कोहल डालकर बोतल फोड़कर उसमें आग लगा देते हैं। वही पुष्पा, पुष्पा मूवी में भी चल रहा है यही, क्या करते हैं, आग लगा देते हैं भाई, कहीं भी दारूबाज कहीं भी आग लगा सकते हैं, घर में आग लगा देते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं पढ़ाई पे। तो नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। ठीक है, यानी कि रिएक्शन में से पानी निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज इथेनॉल का फॉर्मूला ये। ठीक है, इथेनॉल में आपने क्या किया, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर आपने ये करना है, आपने इथेनॉल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन उल्टी हो गई, जैसे हमने वहां पर करा था हाइड्रोजनेशन में, वो कर रही थी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ पर ये क्या कर रही है, सिंगल बॉन्ड को डबल में, यानी कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रही है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ने किसकी तरह बिहेव किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। जैसे ऑक्सीडाइज करा दे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी तरह से इसने पानी निकाल दिया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो ये यही कह रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया, पानी निकलवा दिया इस रिएक्शन से बाहर, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और रिएक्शन क्या कहलाई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ, पीछे वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था। इथेनॉल को जब आप पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हीट कराओगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, इनमें यूज होता है, सारी ही घटिया चीजों में यूज हो रहा है, ड्रग्स है ना, एल्कोहल, शराब, ठीक है, इन सब चीजों में यूज हो रहा है, बट इट इज अ गुड सॉल्वेंट, काम भी आ रहा है भाई, दवाइयां बना रहा है ना, ड्रग का मतलब एक ही चीज नहीं होती। थर्ड, एज अ फ्यूल, फ्यूल में एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल। एडिटिव फ्यूल आपने देखा होगा कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो एक पाउच देते हैं वो, कि पेट्रोल में ये मिलवा लो, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो यही है। ठीक है, फोर्थ, इट इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है। सिर्फ इथेनॉल ही पूरा अल्कोहल नहीं होता है, अल्कोहल जो बनाते हैं ना, ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग परसेंटेज में डाला जाता है, इवन एंटीसेप्टिक्स वगैरह में भी होता है। ठीक है ना, ओ आई गया, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, ये एक सोल्यूशन है किसका, आयोडीन में जब अल्कोहल मिलाते हैं, आयोडीन प्लस इथेनॉल क्या कहलाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, ये सब इसकी यूजेस हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो इथेनॉइक एसिड क्या है, इथेनॉइक एसिड का जो नाम है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इथेनॉइक एसिड डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको एसिटिक एसिड की फॉर्म में ही पूछेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या है, इथेनॉइक एसिड भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और वो भी लिक्विड था, इथेनॉल भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ये खट्टा होता है टेस्ट में। आपने कभी विनेगर टेस्ट करा है, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने फ्रिज में बॉटल में विनेगर रखा था, और मैं कोल्ड ड्रिंक पानी समझ के, बिल्कुल प्लेन होता है कलरलेस, तो मैंने पानी समझ के उसको पी लिया, और इतना गंदा टेस्ट होता है ना, बहुत ही गंदा। ठीक है, सॉर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट होता है बहुत, और पंजेंट स्मेल आती है उसमें। अब आप कहोगे मैम आपने सूंघा भी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा तेज प्यास लग रही थी, मैंने पी लिया। ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा खट्टी खट्टी स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल आती है, विनेगर जैसी स्मेल आती है इसमें भी। मैंने इथेनॉइक एसिड नहीं पिया, मैंने विनेगर पिया था। ठीक है, इट इज कलरलेस, सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल है, ये भी पानी में घुल जाता है। ठीक है, ये भी कलरलेस है उसकी तरह,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? अगर मैं इथेनोइक एसिड को फ्रीज करने जाऊं ना, तो जैसे ग्लेशियर की आइस नहीं होती, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, दानेदार आइस होती है, तो ये उसी फॉर्म में फ्रीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फ्रीजेस एज ग्लेशियर लाइक आइस, हेंस कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और इसको जब फ्रीज करते हैं तो ये ग्लेशियर लाइक आइस फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि आपने फ्रीजर में से कभी ऊपर से बर्फ खुरच के खाई हो, तो जो बर्फ छुटाते हैं वो भी उसी टाइप की होती है। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसकी रिएक्शन भी सोडियम के साथ करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर COO डबल O है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी H निकलेगा, H निकल जाएगा और उसकी जगह Na ऐड हो जाएगा, जिससे ये H2 गैस रिलीज हो जाएगी। सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पर एक ऑक्सीजन फालतू होने की वजह से इसका नाम चेंज हो गया। वहां पर था सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ पर है सोडियम इथेनोएट। ठीक है, नाम बदल गया। ठीक, इसका फॉर्मूला भी वही है, इसका फॉर्मूला CH2COOH। COOH इसका सिंबल है और CH2 इसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, मैं बना देती हूँ। देखो CH2C, अब इसका सिंबल कैसे बनाते हैं हम? डबल बॉन्ड O और OH। आई बात समझ में? अब देखो वैलेंसी पूरी हुई, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। CH मैं बोलूं गलत है, मैं सही बना रही थी। CH3 यहाँ पर 3 आएगा, CH3COOH। आई बात समझ में? अब क्या होता है, यहाँ पर ये वाला H निकल जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसमें आपका सोडियम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन निकल जाता है और सोडियम यहाँ पर ऐड हो जाता है। आगे बात समझ में? और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये एक सॉल्ट बना लेता है जिसका नाम है सोडियम इथेनोएट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद इथेनॉल, इथेनॉल से इसकी रिएक्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है। एस्टेरिफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ध्यान से समझना। ठीक है, रिएक्शन विद इथेनॉल। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल, और ये है आपका इथेनोइक एसिड CH3COOH। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल को जब आप इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में ऐड हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। देखो करके दिखाएं, देखो ये था CH3 CH2 और OH, ये क्या बना आपका? इथेनॉल। अब यहीं पर आप बनाओ, उल्टा बनाना इसको, इसको CH3 पहले OH बनाती हूँ, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अल्कोहल और ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। उल्टा इसलिए बनाया है ये क्योंकि ये यहीं से ऐड होगा इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बनाना क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और आपका CH, पूरा बना के देखो, H2 और CH3। ठीक है, देखो क्या बना, यहाँ पर ये दोनों आपस में ऐड हो गए। यहाँ पर ये अल्कोहल, अल्कोहल में से H रिमूव हुआ, अल्कोहल में से H रिमूव हुआ, और यहाँ पर से भी ये वाला OH रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH रिमूव हुआ और ये O और ये O आपस में जुड़ गए। ये देख रहे हो, यहाँ पर ये कंबाइन हो गए आपस में, और यहाँ पर आपका पूरा मॉलिक्यूल बना। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, जिसके इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर CH3, फिर बीच में क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, और यहाँ पर भी आपका क्या है C2H5।
तो ये जो कंपाउंड ऐसा होता है जिसके यहाँ पर भी R फॉर एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी एक R डैश एल्काइल ग्रुप है और बीच में आपके पास COO ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं एस्टर। यहाँ देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOO R डैश। तो जो भी एल्कोहल आपने लिया है, जो भी इथेनोइक एसिड या कुछ भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, तो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। एक तरफ से आपका H निकलता है, एक तरफ से आपका एल्कोहल से OH निकल जाता है और दोनों जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं और साथ में ये H और OH जो है ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसमें R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O ये जो बीच में आता है, इस तरीके का मॉलिक्यूल जो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एस्टर और ये एस्टर बनने के कारण इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इट ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है, कम कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए भी आपने क्या डालना है, यहाँ पर एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो कंपाउंड फॉर्म होता है, इस कंपाउंड को कहते हैं एस्टर, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इस एस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस एस्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़नी है, लिखी नहीं है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो एस्टर है ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ये लिखा एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये खुशबूदार चीजों में यूज होता है, जैसे कि आपके परफ्यूम्स बनाने में, इत्र बनाने में, ठीक है, जो आपके जो भी शैम्पू वगैरह में फ्रेग्रेंस आती है, उन सब चीजों में, ये रूम फ्रेशनर वगैरह में यूज होता है फॉर फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये खुशबू देता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ओके, चलिए इथेनोइक एसिड के यूजेस, एक मिनट पहले एक और रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, आपने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला के क्या बनाया, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाकर बनता है एस्टर। अब इसी एस्टर को उल्टा पुल्टा करते हैं, अब इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। अब जो हमने एस्टर बनाए हैं ना, उसको तोड़ देते हैं, ये जो कंपाउंड बना है इसको ब्रेक कर देते हैं, इन दोनों से मिलकर ये बनता है, इसे ब्रेक करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। बस इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा सोप। यहां पर डलता है एसिड, एसिड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, बस यहाँ पर उल्टा करना है। आपने जो एस्टर बनाया है ना, इस एस्टर के अंदर आपने बेस डाल देना है। क्या डालना है, बेस डाल देना है। जब आप इसके अंदर बेस डाल के हीट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। देखो इथेनॉल तो वापस आ गया, ये इथेनॉल एज इट इज बन गया, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये Na जो है ये जाकर H की जगह पर आ जाता है और ये बना लेता है एक सोप मॉलिक्यूल। क्या बना लेता है, सोप मॉलिक्यूल, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, इथेनोइड, सॉरी, सोडियम इथेनोइड बना लेगा ये यहाँ पर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सोप मॉलिक्यूल। यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये सिर्फ इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या किया था, इनको जोड़ा था तो ये बन गया था, इसको तोड़ दूंगी तो ये बन जाएगा। बस यहाँ पर H की जगह यहाँ NaOH डलेगा तो यहाँ पर Na आ जाता है इस वाली रिएक्शन के अंदर। समझ रहे हो, ये जो एस्टर बना है ये ब्रेक हो जाएगा वापस से, और यहाँ पर आपका ये जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसका पूरा ये OH जाकर वापसी ऐड हो जाएगा अपने कंपाउंड में, और यहाँ पर जो ये O है, देखो समझाती हूँ प्रॉपर तरीके से समझना। देखो यहाँ पर आपने बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका CH2 CH3। ठीक है, ये है आपका R C डबल बॉन्ड O और R, ये है आपका एक एस्टर। ठीक है, ये बना था आपका एस्टर। अब क्या करना है, इस एस्टर को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आपने क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा बेस, NaOH डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको।
यहाँ पे NaOH अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, बेस ऐड करोगे, बेस की प्रेजेंस में हीट करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये टूट जाएगा ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, पहले तो ये जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर ये जो NaOH है, Na आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा एक सोल्ट, ठीक है, ये बन गया सोडियम इथेनोएट का सोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपका क्या बनेगा, साथ में आपका यहाँ पर ये जो बचा CH2CH3, ठीक है, ये जो OH बचा, ये वाला OH जाकर इससे ऐड कर जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। तो ये वापस से बन गया आपका इथेनॉल और ये आपका बन गया सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है यही है एक सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, इसी को एक सोप मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को ही, सोप फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है, अगर आप पहचानना चाहते हो इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड, तो क्या कर सकते हो, आप सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दो। तो इथेनॉल तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इथेनोइक एसिड करेगा। इथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा और इथेनोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, क्योंकि आपको पता है जब भी कार्बोनेट होते हैं तो गैस कौन सी मिलती है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, जबकि इथेनॉल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चाहे आप यहाँ पर बाइकार्बोनेट डालो, चाहे आप यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करा सकते हो ये रिएक्शन, तो दोनों ही केसेस में आपको सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बस अमाउंट का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ आपको यही मिलेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानते कैसे हैं वो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एसिड बेसिस में। चलिए, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, कमर्शियली इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्टर्स बनाने में, विनेगर बनाने में और अदर मटेरियल्स में। विनेगर हैज बीन शोन टू रिड्यूस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर कम करने में यूज होती है। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, द प्रोडक्शन ऑफ कैम्फर, कपूर बनाने में काम आती है। फार्मर समटाइम्स स्प्रे एसिटिक एसिड ऑन द लाइवस्टॉक साइलेज टू फाइट फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो हम अब पढ़ते हैं अपने सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सबने घरों में साबुन और सर्फ यूज किया है, वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। सोप्स क्या होते हैं और डिटर्जेंट, अब हम केमिकली इस चीज को पढ़ेंगे। सोप क्या होते हैं, सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पर सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की बात होगी। सॉफ्ट वाटर क्या है और हार्ड वाटर क्या है। सॉफ्ट वाटर ये समझ लो मीठा पानी और वो खारा पानी, यानी कि बोरिंग का पानी इज हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर इज घर के नल वाला जो मोटर का पानी आता है। दिस इज बायोडिग्रेडेबल। सॉल्ट जो सॉरी सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट्स दोनों ही पानी में काम करते हैं, डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और हार्ड वाटर में भी काम करता है। दे हैव रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन, इनका जो क्लींजिंग एक्शन है, साबुन से ज्यादा कपड़े अच्छे साफ नहीं होते, जबकि डिटर्जेंट से बहुत अच्छे से साफ होते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन। सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपने पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड से सोप मॉलिक्यूल बन रहा था, राइट। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होते हैं, लंबी लंबी चेन, बहुत सारे कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन। हमने इथेनोइक एसिड पढ़ा, वो प्राइमरी था, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग के 2 ही कार्बन यूज हुए हैं। यहाँ पर 17 कार्बन तक भी चेन चली जाती है, देखो कितने लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत लंबी लंबी चेन, ठीक है, जिसमें सोडियम, या तो सोडियम का सॉल्ट हो या पोटेशियम का सॉल्ट हो, जरूरी नहीं है ना। जो हमने अभी रिएक्शन करी थी उसमें हमने क्या किया था, इथेनोइक एसिड के अंदर हम क्या ऐड करा रहे थे, यहाँ पर हम H की जगह NaOH से रिएक्शन करा रहे थे। अब यहाँ NaOH की जगह आप KOH भी तो ले सकते हो, तो सोडियम पोटेशियम किसी का भी सॉल्ट लगा सकते हो आप यहाँ पर,
पोटेशियम या सोडियम कुछ भी यूज कर सकते हो, तो दोनों के ही सॉल्ट क्या कहलाते हैं, सोप कहलाते हैं। यहाँ पर डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट्स होते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या लगा होगा, सल्फोनेट लगा होगा या फिर अमोनियम लगा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं। ये था डिफरेंस, पेपर में डिफरेंशिएट की फॉर्म में आता है, तो एग्जैक्ट आप यही लिख कर आ सकते हो। ठीक, सोप्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स। देखो मैं समझाती हूँ आपको, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, सिर्फ इथेनोइक एसिड एक छोटा सा सोप का मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर एक प्रॉपर सोप बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड चेन। ठीक है, लॉन्ग कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है जिसमें सोडियम सॉल्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सोडियम आयन लगा हुआ है। यहाँ पर पोटेशियम आयन भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन, ये एक सोप मॉलिक्यूल है। अब एक सोप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हो। इस सोप मॉलिक्यूल के पास दो एंड्स होते हैं, के पास दो साइड्स हैं, एक है ये टेल और एक होता है हेड। ये जो हेड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, चाहे ये सोडियम का हो चाहे ये पोटेशियम हो, और एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड भी बोल सकते हो आप, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड की टेल होती है, इसमें दो एंड्स हैं, एक टेल है एक हेड है। यहाँ पर दोनों ही पानी से अलग अलग बिहेवियर करती हैं। ठीक है, टेल एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब जो ये हेड है ये तो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये जो हेड है ये होता है आपका वाटर लविंग, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर लविंग। फिलिक मतलब लविंग, तो ये हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर लविंग एंड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। वाटर फोबिक क्या होता है, डर लगना, तो वाटर हेटिंग एंड होता है एक, जो वाटर को रिपेल करता है, डरता है पानी से, वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो आपकी जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक, किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। जबकि आपकी जो हेड है वो वाटर लविंग होता है, ये वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से हेट करता है। तो क्या होता है, जब एक शर्ट पे या किसी भी चीज पर दाग लगता है तो ये किस तरीके से एक्शन करके उसको क्लीन करते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अ सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स, अ हाइड्रोफिलिक एंड, इट इज द वाटर लविंग पार्ट ऑफ द सोप, इट इज पोलर इन नेचर, ये पोलर होता है, देखो पोलैरिटी होती है, चार्ज होता है इस पे पॉजिटिव। ठीक है, रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में सॉल्यूबल होता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड है। दिस इंक्लूड्स द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है ये चेन होती है आपकी हाइड्रो, ये लिखा हाइड्रोफिल, उल्टा नहीं लिखा, हाँ हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये उल्टा लिखा है यार, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, वाटर फियरिंग, पानी से डरता है, नॉन पोलर पार्ट है जो पीछे वाला है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ये है पोलर पार्ट, ये है नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है। ठीक, अब पढ़ते हैं क्लींजिंग एक्शन, ये क्लीनिंग करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर ना क्या होता है कि एक शर्ट है मान लो, ठीक है, इस शर्ट पे लग गया दाग, यहाँ पर एक ऑयल स्टेन आ गया, दिस इज ऑयल स्टेन। ठीक है, दाग लग गया और आपकी मम्मी आपकी पिटाई करने वाली है, आपने सोचा कि मैं इस शर्ट को पहले धो दूं, तो अब धुलेगी कैसे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसको पानी में डाल दिया, इस शर्ट को क्या किया आपने, एक बकेट में पानी लिया और उसके अंदर इसको भिगो दिया, साथ में आपने इस बकेट के अंदर क्या डाल दिया, डिटर्जेंट या सोप कुछ भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप सोप का मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल बोलोगे, डिटर्जेंट को भी सोपलेस सोप ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वाटर लविंग एंड है ये तो पानी की तरफ अट्रैक्ट करेगा अपने आप को, और जो वाटर फोबिक एंड है जो पानी से डर रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो क्या करेगा, वो स्टेन में अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, ये स्टेन को पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई ऑयल का दाग है, इसमें तो पानी आएगा नहीं, तो मैं इसी में चला जाता हूँ। तो यहाँ और ये जो लविंग पार्ट है इसको खींचने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ कि मैं तो पानी के पास जाऊंगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आपने याद है ऑस्ट्रिच जब मुसीबत आती है तो अपना सर नीचे घुसा लेता है धरती में, तो उसमें क्या होता है, उससे उसे लगता है मुसीबत टल गई, यही लग रहा है इस बेवकूफ को। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन क्या करती है, ये अपने आप को अटैच कर लेती है स्टेन के साथ, ठीक है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। और ये जो स्ट्रक्चर, ये क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल। और ये मिसेल फॉर्मेशन हेल्प करती है क्लींजिंग एक्शन में। जैसे ही आप रगड़ते हो, झटका मारते हो या फिर ब्रश मारते हो स्टेन पर, तो वो क्या होता है, जर्क से ये एकदम जो अडहेसिव हो जाता है ना, ये एकदम ब्रेक होकर बिल्कुल कपड़े से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से क्लीन हो जाते हैं कपड़े। ओके, पढ़ते हैं। When soap is dissolved in water, two types of arrangements of these molecules are seen on the surface of water. एक अरेंजमेंट सरफेस पे हो जाता है और एक अरेंजमेंट आपका पानी के अंदर हो जाता है। The soap molecule present on the surface of water align themselves in such a way that hydrophilic end is inside the water and the hydrophobic part faces outwards. ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, वाटर की तरफ चला जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो इनवर्ट्स चला जाता है, किसके, ऑयल पार्टिकल के। ठीक है, इनसाइड वाटर क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल विच आर कंप्लीटली इनसाइड वाटर फॉर्म्स अ क्लस्टर, वो एक क्लस्टर बना लेते हैं। द अरेंजमेंट इज सच दैट हाइड्रोफोबिक टेल्स आर टुवर्ड्स एंड इनसाइड ऑफ द क्लस्टर। तो हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है, क्लस्टर के अंदर चली जाती है। देयर कॉन्टैक्ट विद द वाटर इनहिबिट्स whereas the hydrophilic ends are present on the surface। जो पानी से प्यार करते हैं वो ऑयल के चारों तरफ बाहर की तरफ रहते हैं, पानी की तरफ जाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिसेल, और यही मिसेल हेल्प करता है किसमें, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। ठीक है, जैसे ही आप किसी भी कपड़े को जर्क दोगे, कोई भी झटका दोगे, तो इससे डस्ट या डर्ट जो भी है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, यही था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। देख सकते हो आप यहाँ पर मिसेल का स्ट्रक्चर आपके पेपर में आता है। When a dirty cloth is put in the soap solution, ठीक है, the hydrophobic part dissolve in the oil and dirt from the surface of cloth. This is how dirt and oil is entrapped inside the micelle with the help of the hydrophobic part. When the cloth is agitated, झटका मारना, जर्क देना, these micelles जैसे मशीन में घूमते हैं, एजिटेशन, गोल 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 घूमना, ठीक है, removed from the surface of the cloth and they disperse in water, और पानी में ही रह जाती है वो गंदगी, thereby removing the oil and dirt। इसी तरह से ऑयल और डर्ट निकल जाता है। The cloth gets cleaned after thoroughly rinsing with water 3-4 times। इसीलिए हम खंगालते हैं कपड़ों को, रिंस करते हैं, तो जितनी बार आप पानी में डालेंगे उतनी बार वो फेड ऑफ होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये रहा डर्ट सॉल्यूशन, दिस इज डर्ट, और ये सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, ये डर्ट है, एक सॉल्यूशन बनाया आपने, तो यहाँ पर क्या हुआ, झटका देते ही सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गए और डर्ट को लेकर अपने साथ बाहर निकल जाते हैं। डिटर्जेंट्स के बारे में एक चीज और रह गई, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर। सोप्स को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं करते। हाँ, ये क्वेश्चन आता है लेदर फॉर्मेशन का। ठीक है, फोम जो झाग होता है वो सोप्स में नहीं बनता, ज्यादा झाग डिटर्जेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और सोप भी अगर बनाते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर में बनाते हैं, हार्ड वाटर में नहीं। सोप कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। पेपर में पूछा जाता है हार्ड वाटर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सोप उसमें स्कम बनाते हैं। आपने देखा होगा एक अजीब सा कम, कैसे समझाऊं, ये मान लो जब आप साबुन से धोते हैं तो झाग नहीं बनता है, एक जैसे मैल निकलता है ना, इस टाइप की रबर टाइप कुछ निकलता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक, प्रेसिपिटेट होता है जो डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए फॉर्म नहीं बनता। तो यहाँ पर हार्ड वाटर के पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर स्कम बनता है सोप के साथ। ठीक, दिस इज बिकॉज दे रिएक्ट विद दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म व्हाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। झाग नहीं बनता अगर आप बोरिंग के पानी से नहाते हैं, साबुन से। ठीक है, दिस स्कम स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द क्लॉथ दैट हैव टू बी वॉश्ड एंड इंटरफेयर्स विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोप। इसीलिए क्या होता है, जब भी अगर आप साबुन से या खारे पानी में कपड़े धो और साबुन यूज करो तो क्या रहता है, व्हाइट व्हाइट दाग रह जाते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट ही है जिसे हम स्कम बोलते हैं। ठीक है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पर स्कम फॉर्मेशन हो गया, डिसॉल्व नहीं हुआ, जबकि सॉफ्ट वाटर में अगर आप साबुन डालोगे तो वो इस तरीके से लेदर बना लेगा, पूरी तरह से घुल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और अगर हार्ड वाटर में डालोगे तो वो कुछ इस तरीके का ऊपर ऊपर रह जाएगा और नीचे यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना।
डिटर्जेंट्स वर्क्स वेल, ये तो मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यही था एक हार्ड वाटर के बारे में भी, कि हार्ड वाटर में ऐसा क्या है जो उसको डिसॉल्व नहीं होने देता सोप को। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो स्कम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो हियर द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूंगी। और इसकी हम एक क्वेश्चन की क्लास और लेकर आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।